आज हम अयस्क का सांद्रण कंसंट्रेशन ऑफ द ओ इसका अध्ययन करेंगे। तो धातु कर्म में यानी धातु का निष्कर्षण की जो प्रक्रिया होती है वो धातु कर्म कहलाती है, यानी धातु प्राप्त करने की जो विधि है वो अयस्क से धातु प्राप्त करने की। तो इसका बहुत सारा विधि है, जैसे अयस्क का सांद्रण है, धातु निष्कर्षण है, धातु का शुद्धिकरण है। ठीक है, तो अलग अलग विधियों को अलग अलग धातुओं को अयस्क से प्राप्त करने की विधि है ये। तो इसमें अयस्क का जो सांद्रण है यानी खदानों से जो प्राप्त अयस्क है वो अत्यधिक मात्रा में मिट्टी, रेत, पत्थर, अन्य अशुद्धियाँ जो पाई जाती है, इसको आधात्रिक गैंग कहते हैं, उसको इन अशुद्धियों को दूर करने की जो विधि है, इस विधि में पहला है गुरुत्व पृथक्करण विधि। गुरुत्व पृथक्करण विधि को ग्रेविटी सेपरेशन मेथड कहा जाता है। तो इस विधि के द्वारा अयस्क तथा अधात्रिक के अपेक्षित घनत्वों में अंतर होता है, तब अयस्क के सांद्रण के लिए इस विधि का उपयोग करते हैं। अर्थात जो अयस्क में जो अशुद्धियाँ रहती है और जो उस अयस्क में जो प्राप्त धातु है उसमें उनके जो घनत्व है उसमें कुछ अंतर होता है, तब इस विधि का प्रयोग करते हैं। इस विधि में क्या करते हैं, पानी की एक अयस्क को बारीक पीस लेते हैं। पीसने के बाद पानी की तेज धारा, ये ढलान वाला जो स्थान है इसमें पानी की तेज धारा प्रवाहित करते हैं और उसके ऊपर अयस्क जो पिसा हुआ अयस्क है उसको इसके ऊपर डाला जाता है। तो ये पानी की तेज धारा है और ये अधिक घनत्व वाले जो अयस्क में चलते हैं तो धीरे धीरे उनके जो कण है वो नीचे इस तली पर बैठ जाता है। ठीक, और पानी के साथ बह करके कम घनत्व वाले जो अशुद्धियां हैं वो अलग हो जाता है, या जो यदि उसमें जो अशुद्धियां हैं उसका घनत्व अधिक है और जो उससे प्राप्त जो अयस्क से जिस धातु को प्राप्त करना चाहते हैं उसका घनत्व कम है तो वो अलग हो जाता है और अशुद्धियां नीचे तली पर यहाँ पर बैठ जाता है। तो इस प्रकार अयस्क की अशुद्धियों को दूर करने की ये गुरुत्व पृथक्करण विधि है। ठीक है, इसमें क्या है, अशुद्धियां पानी के ऊपर जो तैरते हुए अलग हो जाता है और ये पानी की धारा के साथ बहकर अलग हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार की विधि में जैसे कार्बोनेट अयस्क है या ऑक्साइड अयस्क है, ऑक्साइड अयस्क में जैसे हेमेटाइट अयस्क है, इसको इस विधि के द्वारा पृथक की जाती है। ठीक है, दूसरा विधि आता है इसी में अयस्क के सांद्रण में चुंबकत्व पृथक्करण विधि। दूसरा जो विधि है चुंबकत्व पृथक्करण विधि, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। तो इस मेथड में क्या है, अयस्क को ऐसे ही बारीक पीसा जाता है और इसमें दो पहिया, एक चुंबकीय रोलर लगा हुआ है, इसके ऊपर एक कन्वेयर बेल्ट यानी जो पट्टा बोलते हैं इसको कन्वेयर बेल्ट लगा हुआ है। अयस्क को बारीक पीस लिया जाता है उस कन्वेयर बेल्ट के ऊपर जब डाला जाता है तो अचुंबकीय पदार्थ वो पहले उसका ढेर अलग हो जाता है और जो चुंबकीय पदार्थ है, क्योंकि चुंबकीय रोलर उसके साथ चिपके हुए थोड़ा आगे बढ़ता है और चुंबकीय पदार्थ अलग हो जाता है। ठीक है, तो चुंबकीय पदार्थ क्योंकि ये रोलर चुंबकीय है तो इसके साथ जो चिपके हुए पट्टे के साथ वो थोड़ा से दूर आकर के इसके जो प्रभाव से अलग होकर के यहाँ से वो अलग होते जाता है चुंबकीय पदार्थ, और अचुंबकीय पदार्थ पहले से यहाँ अलग हो जाता है। तो इसमें क्या है, अयस्क में चुंबकीय पदार्थ उपस्थित होने पर इस विधि का उपयोग किया जाता है, चुंबकत्व पृथक्करण का। इस विधि में अयस्क को बारीक पीसकर चुंबक पर चलने वाले रबर के पट्टे जिसको कन्वेयर बेल्ट है उस पर डाला जाता है और अचुंबकीय पदार्थ पट्टे के ऊर्ध्वाधर होते ही, जैसे ये ऊर्ध्वाधर होता है वैसे ही वो अलग हो जाता है या गिर जाते हैं। और परंतु जो चुंबकीय पदार्थ है पट्टे पर तब तक चिपका रहता है जब तक कि वह चुंबक के प्रभाव पर होता है, वहां पर वो चुंबक के प्रभाव के कारण चिपके रहता है और थोड़ा बाद में वो अलग होता है। और इस प्रकार दो ढेर मिलते हैं, एक चुंबकीय पदार्थ का और दूसरा अचुंबकीय पदार्थ का। इस विधि का उपयोग जैसे टीन के जो अयस्क है, टीन के अयस्क में उपस्थित चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने हेतु किया जाता है। मान लो टीन का जो अयस्क है हमको टीन प्राप्त करना है तो उसमें जो मान लो चुंबकीय अशुद्धि है वाले पदार्थ, तो उसको अलग करने के लिए तो यहाँ पर चुंबकीय पदार्थ अलग हो जाता है, टीन के अयस्क यहाँ पर अचुंबकीय जो पदार्थ है वो अलग प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इसके बाद जो अयस्क का सांद्रण है उसमें तीसरा जो विधि है वो झाग उत्प्लावन विधि,
फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, इस विधि को देखते हैं। झाग उत्प्लावन विधि में क्या है, सल्फाइड जो अयस्क है और उसका सांद्रण के लिए इस विधि का उपयोग करते हैं। झाग उत्प्लावन विधि फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड में इस विधि में एक पात्र लेते हैं, ऐसा करके पात्र है, इसमें पानी भर देते हैं। इस पात्र में पानी भरने के बाद इसमें पाइन का तेल जो है इस जल के साथ मिलाकर दिया जाता है। तेल डाला जाता है इसमें, पाइन का तेल, जैसे चीड़ का तेल भी डाल सकते हैं। उस तेल को डालने के बाद इसमें जो बारीक पिसे हुए अयस्क को भी मिलाया जाता है, जो सल्फाइड अयस्क है, और वायु की तेज हवा जो प्रवाहित की जाती है, इसमें वायु प्रवाहित की जाती है, तो ये झाग, और इसमें झाग कारक पदार्थ भी मिला दिया जाता है। तेल यानी पाइन तेल है, पानी है और झाग कारक पदार्थ कुछ मात्रा में मिला करके जो संतृप्त अयस्क है, बारीक पिसे हुए अयस्क को इसके साथ मिलाया जाता है। जैसे ही उसमें हवा की तेज धारा जब प्रवाहित करते हैं तो ये झाग बनता है, और जो अयस्क है वो सल्फाइड अयस्क के जो कण है वो चिपके तेल के साथ चिपक करके वायु की बुलबुले में चिपक जाता है और ये झाग के साथ ऊपर आ जाता है, और ऊपर आकर के वो हल्का हो जाता है और वो अलग हो जाता है, और जो अशुद्धियां हैं, मिट्टी है, रेत है, कण है, वो नीचे तली पर बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस विधि को इस ढंग से भी समझा सकते हैं कि सल्फाइड अयस्क के सांद्रण के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है, और इस विधि में जो बारीक पिसे हुए जो सल्फाइड अयस्क है उस पर पाइन का तेल तथा जल मिलाकर उसमें अधिक दाब पर वायु प्रवाहित की जाती है, जिस कारण झाग उत्पन्न होता है। और जो सल्फाइड अयस्क है वो उनके जो कण है तेल की एक परत बन जाती है, जिसके कारण हवा के बुलबुले इस पर चिपक जाते हैं, और इस प्रकार यह कण हल्के होकर झाग के साथ ऊपर आ जाता है, और ऊपर आ जाता है, जबकि मिट्टी, कंकड़, पत्थर जैसी जो अशुद्धियां हैं वो नीचे तली पर बैठ जाती है। तो फिर इस से हम उस अयस्क को, जो सल्फाइड अयस्क है, उसको हम प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार ये अयस्क के सांद्रण में देखिए गुरुत्व पृथक्करण विधि, चुंबकत्व पृथक्करण विधि और झाग उत्प्लावन विधि, ये तीनों विधि इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान से अपने घर में भी अध्ययन करेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं सक्रियता श्रेणी और संबंधित धातु कर्म। तो जो सक्रियता श्रेणी और संबंधित धातु कर्म है, ये घटती अभिक्रियाशीलता है, ये घटती अभिक्रियाशीलता ये घटती अभिक्रियाशीलता है। तो इसमें जैसे सबसे यहाँ पर जो दिखाए गए तत्व है उसमें पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये अधिक क्रियाशील है, और उससे कम जिंक, क्रोमियम, आयरन, टीन, लेड, कॉपर और ये मरकरी है। उसके बाद ये एक चीज जो दिया हुआ है ये सिल्वर है, एक जो दिया है गोल्ड है, प्लेटिनम है। तो यहाँ पर सबसे कम सक्रिय है प्लेटिनम है ना, उसके सबसे अधिक इसमें जो दिखाया है उसमें सबसे क्रियाशीलता पोटेशियम को दिखाया गया। तो इसको अलग करने की जो विधि है, ज्यादा जो सक्रिय है वो विद्युत अपघटन जो विधि है उसके द्वारा इसको अलग किया जाता है। और उसके बाद जैसे उससे कम सक्रिय है, जिंक है, क्रोमियम, आयरन, टीन और लेड, कॉपर और जो मरकरी है, उसको रासायनिक विधि के अपचयन विधि द्वारा इसको इसका धातु कर्म की जाती है ना, अयस्क से धातु की प्राप्ति की या निष्कर्षण किया जाता है। उसके बाद प्रकृति में तत्व रूप में उपस्थित जो होते हैं उसमें सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है आदि। तो इस प्रकार से धातु की सक्रियता के आधार पर उसको अलग अलग विधि द्वारा अयस्क से उसको निष्कर्षण किया जाता है या धातु कर्म किया जाता है। इसके बाद देखते हैं धातु का निष्कर्षण, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। इसमें जो धातु का निष्कर्षण है, धातु की निष्कर्षण के लिए जो विधि धातु की सक्रियता तथा अयस्क की प्रकृति पर निर्भर करती है। उसकी सक्रियता श्रेणी यानी अयस्क की जो प्रकृति है, नेचर है, उस पर निर्भर करती है। तो इसमें पहला जैसे देखते हैं, पॉइंट पे ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे कि हम सब जानते हैं, आप जानते होंगे कि अधिक क्रियाशील धातुओं जैसे सोडियम है, पोटेशियम है और कैल्शियम आदि को उनके यौगिकों, ठीक है, उनके यौगिकों से तत्व के रूप में प्राप्त करना कठिन है ना। सोडियम है, पोटेशियम है, वो यौगिक के रूप में मिलता है, तो उसको तत्व के रूप में प्राप्त करना कठिन है।
इन यौगिकों में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर धन आयन ऋण आयन से अलग होकर कैथोड पर जाकर अपचयित हो जाते हैं तथा धातु प्राप्त होती है। अर्थात इसको विद्युत अपघटन विधि ज्यादा सक्रिय है, यौगिक के रूप में मिलता है, तो उसको विद्युत अपघटन विधि या अपचयन विधि द्वारा उसको प्राप्त करते हैं। इसमें क्या है, इस प्रक्रिया में विद्युत अपघटन के द्वारा जो धातु प्राप्त करते हैं, इसमें जैसे एल्युमिनियम को भी इसी विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। अर्थात इसको विद्युत अपघटन विधि द्वारा ही अलग किया जा सकता है। फिर इसका दूसरा आता है जैसे मध्यम और निम्न क्रियाशीलता जो धातु देखिए इसमें सक्रियता श्रेणी में, जैसे जिंक देखे और इसमें प्लेटिनम देखे, गोल्ड, सिल्वर। तो निम्न क्रियाशीलता और मध्यम क्रियाशीलता जो धातुओं को उनके ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट अयस्कों को रासायनिक ठीक है अपचयन विधि द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। कुछ कम या निम्न सक्रिय धातु जैसे पारा को उनके अन्य धातुओं या ऑक्साइड या सल्फाइड से केवल गर्म करके ही प्राप्त किया जाता है। अर्थात मध्यम और निम्न क्रियाशील धातु को उनके ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट अयस्कों से रासायनिक अपचयन विधि द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। और कम या निम्न सक्रिय धातु जैसे पारा को उनके ऑक्साइड या सल्फाइड केवल गर्म करके ही प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार धातुओं की सक्रियता के आधार पर उसको अलग किया जाता है। ज़्यादा सक्रिय है उसको विद्युत अपघटन विधि द्वारा, उससे मध्यम है उसको कार्बोनेट जैसे अयस्क है और उसको रासायनिक अपचयन विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। इसके बाद जैसे अन्य धातुओं के सल्फाइड या ऑक्साइड तथा कार्बोनेट अयस्क के लिए दो प्रमुख पदों का उपयोग करते हैं, जिससे अयस्क से धातु का अपचयन सरलता से हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे धातुओं के सल्फाइड या कार्बोनेट अयस्क का ऑक्साइड में परिवर्तन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।